हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट के यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2। हम लोगों ने 6 टॉपिक कर लिया था। 7th है इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे हम हिस्ट्री की बात करेंगे, इसके इवोल्यूशन की बात करेंगे, कैसे कैसे इसका विकास हुआ उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Solid wastes comprises all the wastes arising from human and animal activities that are normally solid and that are discarded as useless or unwanted। कहने का तात्पर्य है ठोस अपशिष्ट में मानव और पशु गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले सभी अपशिष्ट शामिल हैं जो हैं समान रूप से ठोस और जिन्हें बेकार या अवांछित के रूप में त्याग दिया जाता है। तो जितना भी हम सॉलिड की बात करते हैं ना, सॉलिड वेस्ट की, तो सॉलिड वेस्ट सिर्फ ह्यूमन ही नहीं जनरेट करता है, ये पशु के द्वारा भी जनरेट किया जाता है, मानव के द्वारा भी जनरेट किया जाता है, जिसे हम फेंक देते हैं, जिसे बेकार कहते हैं, जिसे हमारे काम के लायक नहीं है। ओके, वो सब वेस्ट है। और इसमें भी 2 तरह के वेस्ट होते हैं, एक होता है सॉलिड और दूसरा होता है लिक्विड। सॉलिड से ही समझ में आ रहा है कि ये ठोस होगा, और लिक्विड से हम समझ पा रहे हैं कि ये द्रवित होगा, द्रव होगा, वो जिसमें वो गीला कचरा होगा। ओके, अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ डंपिंग वेस्ट की। देखिए, इन 500 BC द फर्स्ट एवर म्युनिसिपल डंप प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन एथेंस, है ना। 500 ईसा पूर्व में एथेंस में पहली बार नगरपालिका डंप कार्यक्रम शुरू किया गया था। ओके, इन 6500 BC इट वाज एस्टिमेटेड दैट द इंक्रीज इन द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स लेड द नेटिव अमेरिकन्स इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ Colorado to produce about 5.3 pounds of waste per person per day। 6500 ईसा पूर्व में यह अनुमान लगाया गया था कि वे उपयोग में वृद्धि हुई है उत्पादन ने कोलोराडो के वर्तमान राज्य में मूल अमेरिकियों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 5.3 पाउंड अपशिष्ट का उत्पादन करने का नेतृत्व किया है। थर्ड है डंपिंग बिकेम सो रेगुलर दैट इन द ईयर 1388 द इंग्लिश गवर्नमेंट बैंड द वेस्ट डिस्पोजल इन वाटरवेज एंड ditches। Then in 1400 in Paris it was observed that the garbage piles became so high it interfered with the city's defense system। डंपिंग इतनी नियमित हो गई कि वर्ष 1388 में अंग्रेजी सरकार ने जल मार्गों और खाइयों में अपशिष्ट निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर 1400 में पेरिस में देखा गया कि कचरे के ढेर इतने ऊंचे हो गए हैं कि इसने शहर की रक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप कर दिया है। तो ये हिस्ट्री ऑफ डंपिंग वेस्ट का जो शुरुआत हुआ 500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था, वो एथेंस में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर पहली बार नगरपालिका डंप कार्यक्रम शुरू किया गया। वहीं अगर 6500 ईसा पूर्व की बात करें तो उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि जो उपयोग में वृद्धि हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर जो एक अमेरिका का शहर था कोलोराडो, वहाँ पर प्रति व्यक्ति 5.3 पाउंड अपशिष्ट का उत्पादन किया गया था। और डंपिंग इतना अधिक हो गया था, डंप करना ना, कचरे को कहीं पे जाकर फेंक देता है, एक जगह पे जाकर जमा करते जाता है। तो 1388 जो ईस्वी था, उस समय में अंग्रेजी सरकार था, जलमार्ग जो भी था, जहाँ पे जलमार्ग था या खाई था, उसमें अपशिष्ट को मतलब अपशिष्ट के निपटान के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि जो जलमार्ग है इसे अवरुद्ध हो जाएगा, अगर इसमें पानी ये डंप किया जाएगा कचरा, तो ये अवरुद्ध हो जाएगा और यहाँ से फिर हमारा जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। खाई था, उसमें भी डंपिंग के लिए मना कर दिया गया था। तो फिर क्या हुआ, जब 1388 में इस तरह का किया गया कार्य, मात्र 12 साल के अंदर 1400 ईस्वी में पेरिस में यह देखा गया कि कचरे के ढेर इतने ऊंचे हो गए थे कि एक शहर जो था उसको भी उसका भी एरिया अपने अंदर ले रहा था। ओके, तो यही कहा गया है कि शहर की रक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप किया था वो। तो वेस्ट का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया था। दी बिगिनिंग ऑफ रिसाइकलिंग एरा की बात करते हैं। देखिए, although recycling is a very old phenomenon that can be traced to around 400 BC but was very insignificant
The first major attempt to minimize the waste was initiated by the Japanese in 1031 as the paper production moved from the hands of the estates control to the public due to the decline of the Japanese imperial court in the Heian period. Then the privates started setting up paper mills to meet the demand. Within a short period, recycling and repulping of the paper began to take place and was largely accepted by the locals. हालांकि पुनर्चक्रण एक बहुत पुरानी घटना है जिसका पता चल लगभग 400 ईसा पूर्व में लगाया जा सकता है, लेकिन यह बहुत ही महत्वहीन थी। 1031 में जापानियों द्वारा कचरे को कम करने का पहला बड़ा प्रयास शुरू किया गया, क्योंकि कागज उत्पादन राज्य के नियंत्रण से जनता के हाथों में चला गया था। क्योंकि हियन काल में जापानी इंपीरियल कोर्ट की गिरावट के कारण फिर निजी लोगों ने मांग को पूरा करने के लिए पेपर मिल स्थापित करना शुरू कर दिया। थोड़े समय के भीतर कागज का पुनर्चक्रण और पुनः पल्पिंग होने लगा और स्थानीय लोगों द्वारा इसे बड़े पैमाने पर स्वीकार कर लिया गया। फिर 1690 में रिसाइकलिंग के इतिहास में एक बड़ा कदम उठाया गया। अमेरिका में पहली पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में जन्मे विलियम रिटन हाउस, जिसे विलियम रिटन हाउसेन ने फिलाडेल्फिया में की थी। यह कागज के उत्पादन के लिए लत्ता का इस्तेमाल करता था और 18वीं शताब्दी के मध्य तक चालू था। देखिए, हम लोग इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हिस्टोरिकल बातें होंगी और हिस्टोरिकल बातों में सिर्फ थ्योरी ही होता है और यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं है। इसीलिए मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि इसे और भी साइंटिफिक तरीके से बताऊं। तो आपको हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट का, तो इसमें आपको ये इतिहास इसी तरह से पढ़ना होगा और इसको हम तोड़कर बता सकते हैं, बस इसमें कुछ टेक्निकल है नहीं। इसीलिए आप सिर्फ इसे सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए। रिसाइकलिंग का, पुनर्चक्रण का जो युग था उसका शुरुआती हिस्ट्री पढ़ा, जिसमें कहा गया है कि ये जो रिसाइकलिंग है ना, ये बहुत पुरानी घटना है। ये 400 ईसा पूर्व में इसका पता लगाया गया था कि जो कचरा उत्पन्न होता है, जो वेस्ट उत्पन्न होता है, उसका निपटारा कैसे किया जाए, उसका निपटान किया जाए, कैसे किया जाए, वो 400 ईसा पूर्व में ही पता चल गया था रिसाइकलिंग के बारे में। लेकिन उस समय यह इम्पोर्टेंट नहीं था, महत्वहीन था। लेकिन जब 1031 ईस्वी आया तो उस समय जापानियों के द्वारा कचरे को कम करने का पहला प्रयास शुरू किया गया। यहाँ पे कोशिश की गई जापानियों के द्वारा कि यहाँ पर कम से कम कचरा उत्पन्न हो और वहाँ पर उन्होंने कागज के उत्पादन का जो है नियंत्रण जनता के हाथों में दे दिया गया, वहाँ चला गया। क्योंकि हेन काल में जापानी इंपीरियल कोर्ट की गिरावट के कारण फिर निजी लोग ने मांग को पूरा करने के लिए पेपर मिल स्थापित करना शुरू कर दिया था। अब जैसे ही जापान में कचरे के उत्पादन में कमी की गई तो बहुत सारी चीजों में कटौती की गई होंगी, तो वहाँ की जनता ने क्या किया कि पेपर मिल का स्थापना करना शुरू कर दिया और थोड़े समय में कागज हाउस का पुनर्चक्रण और पुनः पल्पिंग होने लगा। पुनर्चक्रण देखिए, जो कागज होता है ना, कागज आपको मैंने पढ़ाया था इंडस्ट्रियल वेस्ट में, ये इसको रिसाइकलिंग करके फिर दोबारा तैयार किया जा सकता है। अब मानो यहाँ पे आपने पेपर बना दिया है, ये जरूरी नहीं है, इसका यूज होने के बाद जो इसका वेस्ट होता है इसको फिर से कलेक्ट करके फिर से मिल में डाला जा सकता है और फिर से पेपर तैयार किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा स्रोत था, यहाँ से कम कचरा उत्पन्न होता, कम वेस्टेज उत्पन्न होता और स्थानीय लोगों ने इसे बड़े पैमाने पर स्वीकार किया और कचरे को कम करने के लिए ये बहुत ही बड़ा साहसिक कदम था, एक ऐतिहासिक कदम था। फिर 1690 में रिसाइकलिंग के इतिहास में एक बड़ा कदम उठाया गया। रिसाइकलिंग का भी बहुत बड़ा इतिहास है। देखिए, 400 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और हम पहुंच गए 1690 में। अमेरिका में पहली पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में जन्मे विलियम रिटन हाउस के द्वारा किया गया। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और इन्होंने अमेरिका में पेपर मिल की स्थापना की और ये फिलाडेल्फिया में किया था इन्होंने। यह कागज के उत्पादन के लिए लत्ता का इस्तेमाल करते थे। लत्ता आप देखते होंगे दीवार उवार पे जो रहता है उसी को लत्ता बोलते हैं। और यह 18वीं शताब्दी के मध्य तक चालू था, 18वीं शताब्दी तक पहुंच चुके हैं। सोचिए, 400 ईसा पूर्व से शुरू हुई थी ये कहानी और हम लोग पहुंच गए 18वीं शताब्दी में। तो रिसाइकलिंग का एक बहुत बड़ा इतिहास है। ऐसा नहीं है कि आज जो हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो इतनी आसानी से अवेलेबल है। हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं, तब जाकर हमें वो मिला है। और तो हम लोग काफ़ी ब्लेस्ड हैं
है ना, सौभाग्यशाली हैं कि हर चीज़ डेवलप मोड में मिल रहा है। सोचिए कि जिस समय में ये डेवलप हो रही होंगी, डेवलपिंग होंगी, तब कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। आज तो हम डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग से तो ज़्यादा है ना, डेवलप्ड है, तो कितना सारा चीज़ इजी हो गया है, फिर भी हम कचरे का इस्तेमाल करते हैं और रिसाइकलिंग पे कम ध्यान दे रहे हैं। कोशिश करना है कि कम से कम कचरे का प्रोडक्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता मेंटेन करें, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा रहे, क्योंकि इससे ह्यूमन बींग्स को ही हानि होने वाली है, ह्यूमंस को ही, और जो जीव जंतु है उन्हीं को हानि होगा। तो कोशिश करें जितना स्वच्छ रखेंगे हर चीज़ को, उतना हमारे लिए बेस्ट होगा। अब हम लोग बात करते हैं दी शॉर्टिंग एंड डिटेक्शन। देखिए, कहा गया है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपने पढ़ा होगा, जब आदमी की जरूरतें होती है तो आवश्यकता जो होती है वो आपके आविष्कार की जननी होती है। तो यहाँ पर भी जब इंसान को महसूस हुआ, जरूरत हुई, तो उन्होंने इन्वेंशन करना शुरू कर दिया। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। दी शॉर्टिंग एंड डिटेक्शन, इट इज ऑफन सेड दैट नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत ही आविष्कार की जननी है, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, कहने का तात्पर्य यह है। एंड दिस सेइंग वाज प्रूव्ड इन द लेट 70s when the Americans were engaged in a war against the British for their independence। आपको पता है कि अमेरिका जो है वो भी गुलाम था ब्रिटिश का, ऐसा नहीं है कि इंडिया ही सिर्फ था। और 1700 ईस्वी में यह पता चला जब अमेरिका जो है ब्रिटिश के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहा था। A dire need for supplies in the defense led to the sorting and recycling of metal। 42,088 bullets were made from melting and recycling the statue of King George is situated in York City after the Declaration of Independence। In 1813, Benjamin Law laid the foundation of manufacturing recycled wool from old rags and clothes in Batley, West Yorkshire, for the production of yarn. He took the help of the tatters which collected the old fabric from various industries. This whole process involved sorting of various fabric types, then washing them with soap to remove dirt and grease, weighing, scribbling and carding, then even amounts of wool was rolled, milled, fulled, and then for finishing the wool was dyed। छटाई और का पता लगाना अक्सर कहा जाता है जरूरत यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और यह कहावत 1700 के दशक के अंत में साबित हुई जब अमेरिका अपनी स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में लगे हुए थे। एक भयानक रक्षा में आपूर्ति की आवश्यकता के कारण धातु की छटाई और पुनर्चक्रण हुआ। मूर्ति को पिघलाकर रिसाइकलिंग करके 42,088 गोलियां बनाई गई। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद न्यूयॉर्क शहर में स्थित किंग जॉर्ज III जो है 1813 में बेंजामिन लॉ ने वेस्ट यॉर्कशायर के बैटले में पुराने लत्ता और कपड़ों से पुनर्नवीनीकरण ऊन के निर्माण की नींव रखी। सूत का उत्पादन करने के लिए उन्होंने टाटस की मदद ली जो विभिन्न उद्योगों से पुराने कपड़े एकत्र करते थे। पूरी प्रक्रिया शामिल है विभिन्न प्रकार के कपड़ों को छांटना, फिर उन्हें साबुन से धोना, गंदगी और ग्रीस हटाने के लिए क्लीनिंग, स्क्रबिंग और कार्डिंग, फिर भी ऊन की मात्रा को लुढ़काया जाता था, मील किया जाता था, भरा जाता था और फिर ऊन को रंगने के लिए रंगा जाता था। तो जिस समय में अमेरिका अपने स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश से लड़ रहा था, सोचिए उस समय में उन्होंने जो वेस्ट का जनरेशन है उसमें भी सॉर्टिंग किया था। वो पता लगा था कि कहाँ कहाँ पे हम जो वेस्ट जनरेशन अधिक हो रहा है उसको सॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक मूर्ति को पिघलाकर 42,088 बुलेट्स बनाए थे और साथ ही साथ 1813 में बेंजामिन लॉ ने वेस्ट यॉर्कशायर में बैटले में पुराने लत्ता और कपड़ों से रिसाइकलिंग करके सूत का जो होता है उत्पादन करने के लिए उन्होंने टाटस की मदद ली और जितना भी इंडस्ट्री था वहां पे उनके पुराने कपड़े को एकत्र किया और फिर उसका जो है उस जो पुराने कपड़े एकत्रित थे उसमें से उसकी छटाई की, उसको साबुन से धोया गया, गंदगी और ग्रीस हटाया गया, प्रोडक्ट तैयार किया गया।
1800 के दशक के दौरान इंग्लैंड में महिलाओं ने प्रतिदिन चल डिब्बे का उपयोग, बिन को चल डिब्बा बोलते हैं, मतलब बिन देखते हैं ना, हाथ गाड़ी जिससे लेकर आदमी कचरा उसमें बिन में रखता है, तो उसका उपयोग करके घरों से कचरा एकत्र करती थी और मैनुअल रूप से छांटती थी हाथ से ही। और वो जो कचरे थे उनमें था कांच, मेटल, धातु, और उसका फिर पुनः उपयोग करके दुकानदारों या निर्माताओं को, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उसको वापस दे दिया गया। फिर 1834 में चार्ल्सटन, वेस्ट वर्जीनिया में एक कानून बनाया गया जो शिकारियों को कचरा खाने वाले गिद्धों का शिकार करने से रोकता था। आप जानते हैं गिद्ध भी इन्वायरमेंट के लिए काफी हेल्पफुल था। अब तो चूंकि गिद्ध लुप्त हो गए हैं, मवेशियों को जो दवा दिया जाता है उसके उपचार के लिए, उन दवा के कारण ये गिद्ध जो है विलुप्त हो रहे हैं। बोले कैसे? जैसे आप देखते हैं कि मवेशी जब उनका डेथ होता है तो उसे फेंक दिया जाता है, तो उसको गिद्ध खाते हैं। तो इस दवा, जो ये दवा उनके शरीर में मौजूद होता है मवेशी का, वो गिद्ध के अंदर भी चला जाता है और उसके लिए जहर होता है, इसलिए वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंट के लिए खतरा है, क्योंकि गिद्ध जो होता है वो कचरे का सफाया करता है। जैसे कि जो चीज सड़ने गलने वाली होती है, जानवर मर गए कहीं पे तो वो सड़ गया, तो इन्वायरमेंट को सड़ने लगेगा मांस, तो उसका इन्वायरमेंट में काफी नुकसान होगा, उससे ना इन्वायरमेंट गंदा होगा, पॉल्यूटेड होगा। तो उसका सफाया गिद्ध करते थे, क्योंकि वो खा जाते थे उस चीज को। तो इन्वायरमेंट के लिए तो ये हितैषी है ना, लेकिन अब तो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा हमारे लिए, क्या कह सकते हैं, समस्या है। तो वहां पर जो शिकारी था वो गिद्ध का शिकार करता था। तो वहां पे 1834 में एक कानून बनाया गया चार्ल्सटन, वेस्ट वर्जीनिया में, कि आप गिद्ध का शिकार नहीं कर सकते। यह लंबे समय तक काम नहीं किया, और ये देखिए कानून तो बन गया, लेकिन वहां पे इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लग गया। और होता भी है, कानून अगर बन जाए और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए तो उस कानून का कोई मतलब नहीं होता। वहीं एक रिपोर्ट 1842 ने दावा किया कि एक बीमारी अस्वच्छ पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण फैलती है, जिसके कारण युग की शुरुआत हुई। और 1847 में गति पकड़ी जब सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत कचरे का विनिमय किया गया था। 1842 में यह दावा कर दिया गया था, और आज हम लोग इम्पैक्ट भी देखते हैं इसका, है ना, कि अगर आपका एनवायरनमेंट स्वस्थ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, प्रदूषित है, तो तरह तरह की बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। उसका देखिए एग्जाम्पल अभी जीता जाता है कोरोना, तरह तरह का वायरस, कोविड-19 है ना, तरह तरह का वायरस उत्पन्न हो रहा है एनवायरनमेंट में। कभी आपको कोरोना मिलता है, कभी फ्लोरोना मिलता है, कभी जीका वायरस मिलता है। समझ में नहीं आता कि कौन सा वायरस कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट है, जिसके कारण इस तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और हमारे बीच आ रही हैं। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटेशन, स्वच्छता होंगी तो कम बीमारियां उत्पन्न होंगी, ये हमेशा ध्यान रखना। तो हम जहाँ भी रहें स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और साफ सुथरा रहें। कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटेशन को मेंटेन करना है। वह युग आ गया जब रिसाइकलिंग से अब कचरे के निपटान की तरफ हम लोग बढ़े। यहाँ पे है डी इंसिनरेशन, जिसको भस्मीकरण भी बोलते हैं। भस्म नहीं होता है जलाकर भस्म कर दूंगा, तो ये भस्मीकरण वही है, कचरे को जलाया जाता है इसमें। इन 1874 आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे डेट भी दिया जाएगा, एक इतिहास बताया जा रहा है, इसको आप सुनिए ताकि आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। 1874 में इंग्लैंड के नॉटिंघम में भस्मीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रक्रिया के माध्यम से कचरे को गर्मी राख में परिवर्तित करना था। दहन के बाद, यानी जलाने के बाद उसको राख बनाना था, ऐश बनाना था। इसके कार्यान्वयन के लिए द डिस्ट्रिक्टर नामक एक मशीन का उपयोग किया था। वो हवा में मीथेन की रिहाई को रोकता था। यह द डिस्ट्रिक्टर मशीन जो था, जिसमें कचरे को जलाया जाता था, उसमें यह खासियत थी कि ये मीथेन गैस को स्प्रेड नहीं होने देता था हवा में, वायु में, ताकि हमारा इन्वायरमेंट बचे इन गैस से, क्योंकि ये भी ग्रीन हाउस गैस है, आप जानते ही हैं। तो मीथेन को हवा में रोकता था स्प्रेड होने से यह द डिस्ट्रिक्टर नामक मशीन। याद रखिए, जब कचरे को जलाया जाता है तो उस समय कचरे के टाइप के अकॉर्डिंग
कचरे का जो प्रकार होता है उसके हिसाब से उसकी छटाई की जाती है, सेपरेशन किया जाता है और उसके निपटान की बहुत सारी विधियां हैं। उसमें से एक इंसिनरेशन भी है और इंसिनरेशन जो है भस्मीकरण, उनकी भी कई विधियां हैं कि इनको कैसे जलाया जाएगा, कुछ वायु की स्थिति में, कुछ वायु के अनुपस्थिति में, कुछ वायु की उपस्थिति में जलाए जाते हैं, कुछ वायु के अनुपस्थिति में जलाए जाते हैं। तो वो कचरे पर डिपेंड करता है। अगर कचरा हजार्डस होगा तो वहां पर उसके लिए पायरोलाइसिस की प्रक्रियाएं होंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप जानते भी हैं और ये ध्यान में रखना है कि कचरे के निपटान के लिए एक भस्मीकरण भी प्रक्रिया है जिसके इतिहास को हम समझ रहे हैं। इस NINY में संयुक्त राज्य अमेरिका के गवर्नर द्वीप में पहली बार प्रौद्योगिकी का फिर से उपयोग किया गया था। पहली बार किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कहाँ पे? गवर्नर द्वीप में। समझ में आ गया? In English, in 1874, in England's Nottingham, the process of incineration was introduced. The process was to convert the waste into heat as via combustion. For its implementation, a machine called the disruptor was used, which prevented the release of methane in the air. This technology was again used for the first time in USA's Governor's Island in NY. न्यूयॉर्क बोलते हैं इसको, NY. The North American Dilemma, इसको जानते हैं, उत्तरी अमेरिका में दुविधा। With the exponential growth of waste, the lands started running insufficient for its proper disposal. One such major event was encountered in 1889 when the Washington DC reported exhaustion of suitable land for refuse. The overcome this issue in 1896. Waste reduction plant were introduced which aimed at the extraction of grease and oil from organic waste by compressing, but it was observed that this process emitted noxious fumes and had to be shut. In the same year, 760,000 cubic yards of waste was dumped into the Atlantic off the Virginia coast. Then in 1897, New York set up picking yards where all the garbage was collected and sorted various types of papers, metals, etc. to facilitate materials recovery. The recovery was mainly done by either reusing or recycling. In the year 1898, in New York, the first plant which generated energy through the incineration was set up. With all these advancements, suspensions and implementations, the century came to an end. उत्तर अमेरिका दुविधा कचरे की घातकीय वृद्धि के साथ भूमि इसके उचित निपटान के लिए अपर्याप्त होने लगी। देखिए, कहा गया कि जो अमेरिका के साथ दुविधा हुई उस समय में जो कचरे का ग्रोथ था वो बहुत अधिक हो गया और जमीन जो थी वो कम पड़ने लगी, है ना। तो कचरा जो अधिक से अधिक क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, कचरे का बहुत ज्यादा विकास हो रहा है और जब उसका हम डिस्पोजल करने का सोच रहे हैं तो हमारे पास जमीन कम पड़ रही है प्रॉपर डिस्पोजल के लिए। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी घटना का सामना करना पड़ा था 1889 में, जब वाशिंगटन डीसी ने कूड़ा करकट के लिए उपयुक्त भूमि के समाप्त होने की सूचना दी। एक बहुत बड़ा डिलेमा, बहुत बड़ा क्या करें, दुविधा उत्पन्न हो गया जब वाशिंगटन डीसी ने 1889 में यह कहा कि जो कचरा जिस तेजी से, जिस रफ्तार से क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, उसके निपटान के लिए हमारे पास भूमि ही समाप्त हो रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए 1896 में अपशिष्ट न्यूनीकरण संयंत्रों को स्थापित किया गया। ठीक है, जो अपशिष्ट न्यूनीकरण है ना, इसको वेस्ट रिडक्शन प्लांट्स बोल सकते हैं, इंग्लिश वेस्ट रिडक्शन प्लांट, उसका स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य संपीड़ित करके जैविक कचरे से तेल निकालना था। कचरा से भी तेल निकालना शुरू कर दिया। जैविक कचरा जो भी था, बायोलॉजिकल कचरे जो भी थे, बायोलॉजिकल वेस्ट जो थे, उसको जो है क्या करते थे, एक्सट्रैक्शन उसका करके और उससे ग्रीज निकालते थे। लेकिन यह देखा गया कि यह प्रक्रिया हानिकारक धुएं का उत्सर्जन कर रहा है, इसीलिए क्या किया गया, इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। उसी वर्ष वर्जीनिया से दूर अटलांटिक में 7,60,000 क्यूबिक गज कचरा फेंका गया था। सोच लीजिए कितना अधिक था, 7,60,000। फिर 1897 में न्यूयॉर्क ने
पिकिंग यार्ड की स्थापना की 1897 में। पिकिंग यार्ड की स्थापना, सभी कचरा एकत्र किया गया और सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के कागज, धातु आदि को छांटा गया उस कचरे में से। फिर उसमें से उसका रिसाइकलिंग किया गया और पुनः उपयोग के लिए रिसाइकलिंग के थ्रू इसका नया प्रोडक्ट बनाया गया। वर्ष 1898 में न्यूयॉर्क में पहला संयंत्र जो उत्पन्न ऊर्जा हालांकि भस्म स्थापित की गई। यानी यहाँ पे जो वेस्ट का सेपरेशन है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया देखें। वेस्ट सेपरेशन हम लोग भी पढ़े हैं कि जब कचरे का कलेक्शन होता है तो इसको क्या किया जाता है, छांटा जाता है। कचरे को छांटते हैं, पहला तो सॉलिड में, दूसरा लिक्विड में। अब सॉलिड में भी और लिक्विड में भी हम टाइप देखते हैं उसका, है ना। इसके टाइप्स होते हैं, एक तो जो घरेलू कचरा होता है, जो डोमेस्टिक होता है वो हो गया, एक म्युनिसिपल हो गया, एक क्या बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल हो गया, एक हजार्डस हो गया। इस तरह के टाइप्स होते हैं। तो इसका भी एक इतिहास है, ऐसे ही नहीं होने लगा। कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से हम लोगों को गुजरना पड़ा है, मानव सभ्यता को गुजरना पड़ा है, तब जाकर ये सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। तो इतिहास का भी बहुत बड़ा रोल है। इस टॉपिक को आप एस्केप नहीं कर सकते, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए अच्छे से इसको सुनिए। Categories were developed to eat fresh or cooked waste. The norms were not followed strictly, and as a result, an outbreak of vesicular exanthema killed thousands of pigs an year later. Laws were passed to ensure that pigs will only be served cooked food. Manhattan residents were producing 1500 lbs of waste annually, 18% of which waste as from burning of coal and wood to incinerate waste. In the 1900s, the reuse programs embraced the phase waste as wealth to describe the gains earned by recycling and reselling the waste. In 1904, the first major recycling plant was inaugurated in Cleveland and Chicago. Simultaneously, the waste was increasing exponentially. By 1911, the NYC citizen, New York citizens, produced 4.6 pounds of refuse daily. By 1914, 300 incinerators were working in the US for burning household waste. In 1916, due to massive shortage of raw materials during World War I, the federal government creates the Waste Reclamation Service with the motto, "Don't waste it, save it." In 1918, due to these complications violating the Marine and Harbor Protection Act 1888, the New York City resumes the dumping of waste at sea. जो फर्स्ट 2 दशक था इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, उसमें सुअरों को ताजा या पका हुआ कचरा, फ्रेश या जो पुराना था कचरा, उसको खाने के लिए विकसित किया गया था। सोच लीजिए ह्यूमन कितना तेज है। और सुअर का जो होता है, जो डेवलपमेंट है, उसको विकसित किया गया किसके लिए, कचरे के निपटान के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा, मानिए कि कचरे के निपटान बहुत तरीके हैं करने के, बहुत सारे कचरे को अगर सुअर खा जाता है ना, तो बचेगा कम, जिसको और भी विधि से हम उसका डिस्पोजल कर सकते हैं। और इन मानदंडों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया, परिणाम स्वरूप वेस्कुलर एक्जेंथेमा ने 1 साल बाद हजारों सुअरों को मार डाला। विकसित तो किया गया था, लेकिन जिस चीज के लिए विकसित किया गया वह नहीं पूरा हुआ, तो क्या किया गया, इसको मार दिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कानून पारित किए गए थे कि सुअरों को केवल पका हुआ भोजन ही परोसा जाएगा। मैनहट्टन के निवासी प्रतिवर्ष 1500 पाउंड कचरा पैदा कर रहे थे, जिसमें 80% कोयले और लकड़ी को जलाने से लेकर भस्म राख करने तक की थी। 1900 के दशक में पुनः उपयोग कार्यक्रमों ने रिसाइकलिंग और पुनर्विक्रय द्वारा अर्जित मांग का वर्णन करने के लिए धन के रूप में अपशिष्ट चरण को अपनाया। 1904 में क्लीवलैंड और शिकागो में पहले बड़े रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया। 1904 में क्लीवलैंड और शिकागो में पहले रिसाइकलिंग प्लांट का
उद्घाटन किया गया, याद रखना है। साथ ही साथ कचरा बढ़ रहा था और बहुत ही डेंजरस रूप से बढ़ रहा था। 1911 तक न्यूयॉर्क सिटी के नागरिकों ने प्रतिदिन 4.6 पाउंड कचरा पैदा करना प्रारंभ कर दिया। 1914 तक अमेरिका में 300 भस्म काम कर रहे थे, यानी इंसिनरेटर काम कर रहे थे कचरे के डिस्पोजल के लिए, जहां पर घर का कचरा जलाया जाता था। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कचरे माल की भारी कमी के कारण संघीय सरकार ने इसे बर्बाद मत करो, इसे बचाओ, ऐसे आदर्श वाक्य दिया और अपशिष्ट सुधार सेवा बहाल की। 1918 में इन जटिलताओं के कारण समुद्री कानून का उल्लंघन किया गया। बंदरगाह संरक्षण अधिनियम 1888 का भी उल्लंघन किया गया। तब बंदरगाह संरक्षण अधिनियम 1888 न्यूयॉर्क सिटी ने समुद्र में कचरे के डंपिंग को फिर से शुरू कर दिया। ठीक है, पहले रोका गया था समुद्र में कचरे के डंपिंग से, लेकिन 1888 में न्यूयॉर्क सिटी ने बंदरगाह संरक्षण अधिनियम 1888 बनाकर समुद्र में कचरे के डंपिंग को प्रारंभ कर दिया। दी एक्ट्स अधिनियम। देखिए, जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ और औद्योगिकरण ने गति पकड़ी, कचरे का निपटान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव, लैंडफिल और समुद्र के में कचरे के डंपिंग बहुत आम हो गए थे और इसके कारण जल जीवन की दयनीय स्थिति, ज्वार के साथ धकेले गए कचरे के कारण समुद्र तट पर दुर्गंध हो गए। तब कई कानून थे जो लागू किया गया और पुनः उपयोग के लिए बहुत जोर दिया गया और उत्पादों के उचित पुनर्चक्रण पर बहुत जोर दिया गया। एक 1954 में ओलंपिया वाशिंगटन में पहल की गई जब उसने खाली एल्यूमिनियम के डिब्बे वापस लाने के लिए पैसे देने की घोषणा की। फिर 1965 में अमेरिकी सरकार ने ठोस अपशिष्ट निपटान अधिनियम SWDA लागू किया। इस कानून का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट निपटान के तरीके में सुधार करना था और लैंडफिल के लिए न्यूनतम सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदान करना था। लेकिन इस अधिनियम में वर्ष 1970 में द रिसोर्स कंजर्वेशन और द्वारा संशोधित किया गया था रिकवरी एक्ट RCRA। इस अधिनियम ने कचरे को संभालने में सरकार की व्यस्तता को बढ़ा दिया। साथ ही उसी वर्ष पर्यावरण प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसे EPA कहा जाता था, बनाई गई और इसका पहला पृथ्वी दिवस भी मनाया गया था। ये अधिनियम का जो विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहा गया है कि जैसे जैसे शहर का विकास हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी, वैसे वैसे कचरे का भी विकास हुआ, कचरे भी बनने लगे। तो उसके निपटान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई। स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा कचरों से। इन सभी की सुरक्षा के लिए कचरे के निपटान के लिए बहुत सारे कानून को बनाया गया, है ना, जिसमें 1954 में ओलंपिया वाशिंगटन में एक पहल शुरू की गई थी कि अगर जो खाली टीन का डब्बा है, कचरा है ना, जैसे कोको कोला वगैरह पीते हैं, वो सब भी टीन का ही बना होता है, तो उन सब टीन के डिब्बों को अगर कोई ला कर देता है वापस, तो उसके लिए उसे पैसे देने की सिफारिश की गई, वकालत की गई। तो लोग, जहाँ पैसा मिलेगा तो भाई जिसको काम नहीं है, जिसको पैसे की जरूरत है, तो उस काम को करेगा। इससे क्या होगा कि कचरे जो होते हैं टीन के रूप में थे, वो वापस फिर से मिल जाता था और उसको रिसाइकलिंग करके फिर दोबारा प्रोडक्ट बनाया जा सकता था, है ना। और बहुत सारे नियम बनाए गए, जैसे 1970 में द रिसोर्सेज कंजर्वेशन एक्ट संशोधित किया गया था 1970 में, है ना। साथ ही साथ EPA का गठन किया गया, पर्यावरण प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जिसको बोलते हैं। पहले जो जल समुद्र में फेंकने का जो नियम बनाया गया था कचरे को, उन को फिर रोका गया, क्योंकि समुद्र ऐसा है जगह जहाँ पे आप अगर कचरे को फेंकते हैं तो वहां पे क्या होता है ना, ज्वार भाटा आती है, तो वो अपने अंदर बीच में कचरे को नहीं रखती, वो क्या करता है, धकेल देता है कचरे को समुद्र तट के किनारे। अब सोचिए, जब किनारों पे कचरे का जमावड़ा हो जाएगा तो स्वाभाविक है ये सड़ने गलने के बाद यहाँ पे दुर्गंध होगी, है ना, तो बदबू देगा, बहुत गंदा स्मेल आएगा और बहुत सारा बैक्टीरिया भी उत्पन्न होगा, मतलब इन्वायरमेंट काफी गंदा हो जाए। तो इन सब चीजों में सुधार की गई थी। ये इंग्लिश वाला है, इसको आप पढ़ लेंगे, ओके। यहाँ पे है, अगर मैंने समझा दिया है। अब दी 3 R's के बारे में पढ़ते हैं। 3 R जो हमने बताया था ना, R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये जो स्लोगन आया, विच वॉज यूज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड ऑन द फर्स्ट अर्थ डे इन 1970। 1970 में ये स्लोगन दिया गया था। Began to gain momentum. To promote this, the Blue Box Recycling System (BBRS) was initiated by Canadian municipalities in 1992.
Under this system, the government collecting household waste and the recyclable waste was sorted and kept separately in the blue bins. This made it easier to sort and recycle waste. In 1987, Ontario Multi-Material Recycling Incorporated (OMMRI) promised $20 million in funding over 4 years, which was equated by municipalities and the Ontario government to finance the Blue Box Recycling Program. This method was effective and is in useful till date. 3 R's जो है 1970 में पहले पृथ्वी सम्मेलन पर मूल रूप से इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक R का मतलब रिड्यूस, दूसरा का रीयूज और तीसरा का रिसाइकल होता है। और इसी नारे के में गति प्राप्त करना शुरू कर दिया और इसे बढ़ावा देने के लिए 1992 में कनाडाई नगर पालिकाएं जो है उनके द्वारा ब्लू बॉक्स देखें ना आप कचरे के लिए, उसका रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया गया। इस प्रणाली के तहत सरकार घरेलू कचरे को इकट्ठा करती थी और पुनर्चक्रण योग्य कचरे को छांट कर, यानी रिसाइकलिंग योग्य जो भी रिसाइकलिंग करने लायक है उस कचरे को छांट लेती थी और बाकी जो बचता था कचरा उसका क्या करती थी, डिस्पोजल कर देती थी और उसको अलग नीले डिब्बे में रखा जाता था। इससे सॉर्ट करना आसान हो गया और कचरे को रिसाइकिल करने लगे। 1987 में ओंटारियो मल्टी मटेरियल रिसाइकलिंग इनकॉर्पोरेटेड (OMMRI) ने 4 से अधिक फंडिंग में $20 मिलियन का देने का वादा किया कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, हम $20 मिलियन आपको देंगे, जिससे नगर पालिका और ओंटारियो सरकार द्वारा ब्लू बॉक्स रिसाइकलिंग कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए बराबर किया गया था। यह तरीका था प्रभावी और आज तक के उपयोग में। तो ये जो 3R जो है ये बहुत ही इफेक्टिव रहा रिसाइकलिंग के लिए, डिस्पोजल के लिए, कचरों के लिए। तो इसका भी आपने हिस्ट्री पढ़ लिया। 3R तो हमने पढ़ा दिया था लेकिन आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा था। चलिए, दी फर्दर एडवांसमेंट, आगे की प्रगति। In the year 2016, the Japanese scientists discovered an enzyme that feeds on plastic commonly used in drinking water bottles, PET जिसको बोलते हैं। This created a possibility to reduce the waste. Earlier, China used to import waste from other countries, but in 2018, it banned the import due to the excessive cost and lesser outcome. At present, the researchers are concentrating on improving the waste management by the use of artificial intelligence and advancement in machine learning, and the list goes on. वर्ष 2016 में जापानी वैज्ञानिक ने एक एंजाइम की खोज की जो आमतौर पर पीने के पानी की बोतलों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर फीड करता है। इससे कचरे को कम करने की संभावना पैदा की। पहले चीन दूसरे देशों से कचरा आयात करता था, लेकिन 2018 में उसने आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अत्यधिक लागत और कम परिणाम इसका कारण था। वर्तमान में पहुंच कृत्रिम के उपयोग से अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही मशीन लर्निंग में बुद्धि और उन्नति और सोची जा रही है। कहने का मतलब है कि जापानी वैज्ञानिक ने जो एंजाइम है उसका खोज 2016 में किया और यह क्या करते थे, जो पीने का पानी है उसके प्लास्टिक, पीने का पानी का जो बोतल है उसके प्लास्टिक पर फीड किया जाता था, जिससे कचरे जो होते थे उसके कम होने की संभावना पैदा होती थी। और दूसरा चीज ये है कि शुरू में चाइना जो था ना, वो दूसरे देशों से कचरा भी इंपोर्ट करता था और उस कचरे को रिसाइकल करके न्यू प्रोडक्ट बनाता था। आफ्टर रिसाइकलिंग न्यू प्रोडक्ट। लेकिन क्या हुआ, बाद में इन्होंने इसके कचरे के इंपोर्ट पर रोक लगा दिया। क्यों? इसका मेन कारण था कि इंपोर्ट का जो कॉस्ट था वो अधिक था और इसका जो परिणाम था, इसको जो रिजल्ट मिलता था, जो इनकम था वो मतलब कम था। तो ये घाटे का सौदा था, इसीलिए चाइना ने इसको बैन कर दिया। नहीं तो चाइना भी पूरे देश का कचरा, अगर इसको प्रॉफिट होता तो पूरे देश का कचरा ये खुद ले आता अपने यहाँ, है ना। तो ये सारी प्रगति हुई है। नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉलिड वेस्ट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइफ। The most prominent ones are household, commercial, institutional, construction and demolition, municipal services, treatment plant sites, industrial, agriculture and biomedical. Methods of solid waste management and treatment of solid waste. जो मेथड है सॉलिड वेस्ट के प्रबंधन के और उसके ट्रीटमेंट के वो ये है: सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, सेपरेशन, सैनिटरी लैंडफिल, इंसिनरेशन, रिसाइकलिंग, पायरोलाइसिस एंड मेनी मोर। अब बोलिए कैसे? देखिए, ये सारा जो मैंने पढ़ा है ना डेफिनेशन, ये सारे सोर्स हैं कचरा का जो निर्माण करते हैं ये सब चीजें।
कचरे के निर्माण में इनका योगदान है। ये हाउस होल्ड है, कमर्शियल है, संस्थान है, वाणिज्य संस्थान, कंस्ट्रक्शन के निर्माण, डिमोलिशन है, म्यूनिसिपल नगर निगम है, ट्रीटमेंट प्लांट साइट है, उद्योग है, कृषि है, बायोमेडिकल जो भी फील्ड है वो है। और यहाँ से जो कचरे उत्पन्न होते हैं इनका जो मैनेजमेंट किया जाता है, जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है सॉलिड वेस्ट कलेक्शन। फिर उन कचरों का कलेक्शन करने के बाद सेपरेशन किया जाता है, छांटा जाता है, और छांटने के बाद जो सबसे इजी और जो नगर निगम और जो सरकार यूज करती है वो है सैनिटरी लैंडफिल, यानी कि कचरे को जमीन के अंदर दबा देना। और उसके बाद जो दबाने लायक नहीं है उसको इंसिनरेशन के थ्रू, भस्मीकरण के थ्रू क्या करते हैं, उसका निपटान करते हैं। फिर और जो भी कचरे छांटने के बाद रिसाइकलिंग योग्य है, पुनर्चक्रण करके न्यू प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, उसका न्यू प्रोडक्शन किया जाता है, न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है। कुछ कचरे जो हजार्डस होते हैं उसको पायरोलाइसिस के द्वारा उसका भी निपटान किया जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि कचरे जो उसमें उत्पन्न करने वाले हैं, यहाँ पे कहा गया जो सबसे प्रमुख कचरे उत्पादन करने वाले ये सब जो जिम्मेदार हैं वो है घरेलू, वाणिज्यिक, संस्थागत, निर्माण और विध्वंस, नगरपालिका सेवा, उपचार संयत स्थल, औद्योगिक, कृषि और बायोमेडिकल। ठोस प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट के उपचार के तरीके, ठोस अपशिष्ट का संग्रह कीजिए, फिर पृथक्करण कीजिए, फिर सैनिटरी लैंडफिल है, भस्मीकरण है, पुनर्चक्रण है और पायरोलाइसिस की प्रक्रिया है। जब कचरे के बारे में 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और 7 प्रिंसिपल क्या क्या है, ये है 7 R's बोलते हैं इसको, 7 R's। यह है, एक आर है रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस, रिपेयर, रॉट। वेस्ट जनरेशन इन अ टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, इसकी बात करते हैं। देखिए, encompasses activities in which materials are identified as no longer being of value and are either thrown away or gathered together for disposal. For example, the wrapping of candy bar is usually considered to be a little value to the owner once the candy is consumed. इसमें ऐसी गतिविधियां शामिल है जिनमें सामग्री की पहचान अब मूल्य के नहीं होने के रूप में की जाती है और उन्हें या तो फेंक दिया जाता है या निपटान के लिए एक साथ इकट्ठा किया जाता है। उदाहरण के लिए कैंडी बार के लपेटने को आमतौर पर कैंडी का सेवन करने के बाद मालिक के लिए बहुत कम मूल्य माना जाता है। इस सीधा सीधा समझिए कि कचरा का जो उत्पादन होता है वो चीजें जिसका उपयोग करने के बाद वो हमारे लिए जिसका कोई वैल्यू नहीं है वो हम फेंक देते हैं, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे लिए, और जिसे फेंक देते हैं वो वेस्ट बन जाता है हमारे उपयोग के बाद। तकनीकी सोसाइटी की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में जो वेस्ट जनरेशन है उसकी हिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पे एलिमेंट्स एंड डेफिनेशंस बताए गए हैं, वो देखते हैं। वो फंक्शंस एंड एलिमेंट्स डेफिनेशंस क्या है? स्टेट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फंक्शन एलिमेंट्स एंड डिफाइन इच 6 फंक्शनल एलिमेंट्स, और ये 6 कार्यात्मक तत्व हैं। वो क्या क्या हैं? फर्स्ट है वेस्ट जनरेशन, सेकेंड है वेस्ट हैंडलिंग एंड सेपरेशन, फिर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एट द सोर्स, फिर है कलेक्शन, सेपरेशन एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, फिफ्थ है ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट एंड सिक्स्थ है डिस्पोजल। देखिए, पहला क्या होता है कि अपशिष्ट का उत्पादन किया जाता है, वेस्ट जनरेशन हुआ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 6 एलिमेंट्स हैं, वो है 6। पहला वेस्ट जनरेशन यानी कि पहले तो वेस्ट उत्पन्न होगा, अपशिष्ट का उत्पादन किया जाएगा, फिर क्या होगा उसका प्रबंधन किया जाएगा, और कैसे किया जाएगा? उसको कलेक्ट किया जाएगा, उसका पृथक्करण किया जाएगा, उसका फिर भंडारण किया जाएगा, फिर उसका प्रसंस्करण होगा, प्रोसेसिंग होगा, फिर क्या किया जाएगा? ये सब चीजें की जाएगी, फिर स्टोरेज किया जाएगा, संग्रह किया जाएगा, फिर जो कलेक्शन किया गया है अलग अलग हमने तो कर लिया, फिर क्या करेंगे? प्रोसेसिंग के लिए सेपरेट करेंगे, उसमें से जो कचरे होंगे हजार्डस अलग करेंगे, नॉन हजार्डस अलग करेंगे, फिर जो ट्रांसफर आप इसका डिस्पोजल भी करना है ना, उसके लिए क्या करेंगे हम? अब मानिए कि कुछ कचरे हैं जिसको लैंडफिल के थ्रू डिस्पोजल करना है, तो उसके लिए हमें क्या होगा? खाली जमीन चाहिए,
जहाँ पे घनी आबादी वहाँ पे तो डिस्पोजल कर नहीं सकते, तो उसके लिए इन कचरे का ट्रांसफर किया जाएगा, और ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी। ट्रांसपोर्ट वहाँ पे आएगा और फिर वहाँ पर ले जाकर डिस्पोजल करेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल बताया, बहुत भी सारे तरीके हैं। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं। अब बात हम करते हैं मटेरियल फ्लो एंड वेस्ट जनरेशन की। इसमें ऐसी गतिविधियां शामिल है जिनमें सामग्री की पहचान अब मूल्य के नहीं होने के रूप में की जाती है। वही चीज है, डबल हो गया है वेस्ट जनरेशन के लिए। मटेरियल फ्लो एंड वेस्ट जनरेशन, इसको आप अच्छे से दिमाग में बढ़िया से बिठा लीजिए, ये बात याद रखिए। अगर आप इसको अच्छे से दिमाग में नहीं बिठाएंगे ये कॉन्सेप्ट, तो आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस फ्लो को समझना है कि वेस्ट जनरेशन होता कैसे। इसको मैंने ग्राफ के माध्यम से समझाया। देखिए, सबसे पहले जो होता है वो रॉ मटेरियल्स होता है वेस्ट, जिसको रेजिडुअल डेब्रिस बोलते हैं। ये रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए गए, जिसको जहाँ से रेजिडुअल वेस्ट मटेरियल्स इसको बोला जाता है, और यहाँ सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग होता है। ओके, और ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या होता है, कंज्यूमर को प्राप्त होता है। मटेरियल फ्लो एंड वेस्ट जनरेशन, मटेरियल का फ्लो कैसे होता है, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, फिर क्या होता है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग होता है। ओके, फिर कंज्यूमर के पास जाता है, कंज्यूमर के क्या करता है, इसको फाइनल डिस्पोजल करता है, यूज के बाद जो बचता है, और जो रिसाइकलिंग के लिए, प्रोसेसिंग एंड रिकवरी के लिए जाता है, फिर यहाँ से फाइनल डिस्पोजल किया जाता है। वेस्ट जनरेशन हुआ। वेस्ट जनरेशन के बाद क्या करेंगे, वेस्ट हैंडलिंग, सेपरेशन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एट द सोर्स किया जाता है। वेस्ट को जैसे ही आप वेस्ट का यहाँ पे निर्माण होगा तो उसको कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसको अलग अलग किया जाएगा, उसका संग्रह किया जाएगा, फिर उसका प्रोसेसिंग किया जाएगा। ओके, और फिर कलेक्शन होगा। कलेक्शन कैसे होगा, सेपरेशन एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट के थ्रू, ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ओके, फिर क्या होगा, यहाँ से इसको डिस्पोजल किया जाएगा। समझ आया। सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉलिड वेस्ट की जो विशेषताएं उनको समझते हैं। दो तरह की होती है, एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सॉलिड वेस्ट के, इसमें डेंसिटी होता है, मॉइस्चर होता है, इसके साइज होते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, घनत्व होता है, नमी होता है, आकार होते हैं, उसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, रासायनिक गुण। इसमें कंबस्टिबिलिटी होती है, कंटेंट्स होता है, वोलेटिलिटी होता है। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज में जो गुण होता है वो ज्वलनशीलता की होती है, इसमें कंटेंट्स होता है, और स्थिरता होती है इसमें। और ये सारा चीज हम पढ़ा चुके हैं, इसीलिए इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखिए, डेंसिटी, घनत्व की बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। The densities of solid waste vary with location, duration of time in storage, the season of the year, etc. If a certain amount of waste needs to be disposed of in a landfill, it needs to be compacted or reduced to an optimum density. Any normal compaction can reduce the volume of wastes by 75%, thereby increasing the density manifold. So 100 kilogram cube becomes 400 kilogram cube in density after compaction. Note the compaction ratio is not more than 1.5:1. Changes in density can occur due to disposal, scavenging, wetting, drying, handling, etc. घनत्व की बात करें, कचरे की घनत्व के बारे में बात करते हैं, तो इसे द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया गया है। ठोस कचरे का घनत्व भंडारण में समय की अवधि, वर्ष के मौसम आदि के साथ भिन्न होता है। बोलिए कैसे? देखिए, मौसम अगर गर्मी का है, मानिए कचरा जो जनरेट हुआ वो गीला हुआ, अगर कुछ समय तक छोड़ दिया जाए तो वो कचरे का डेंसिटी क्या होगा, कम जाएगा, ये सूखने लगेगा। कचरा हो सकता है कि जिस समय जनरेट हो वो 1 kg का हो, लेकिन गर्मी के कारण यह इसका हो सकता है वेपराइजेशन हुआ हो, ड्राई हो गया हो, इस कारण ये क्या हो जाएगा, 1/2 kg का मानते हो जाएगा। तो इसके आकार में, आयतन में, डेंसिटी में, सब चीज में कमी आ गया ना। तो ये होता है, ये मौसम पे भी डिपेंड करता है। समय
कितने अवधि के बाद उसको कलेक्ट किया गया, इस पे भी डिपेंड करता है। यानी कचरा आज ही जनरेट हुआ, आज ही कलेक्ट हो गया तो फिर उस वैसा वैसे ही रहेगा। यदि कचरे की एक निश्चित मात्रा को लैंडफिल में निपटान की आवश्यकता होती है तो इसे कॉम्पैक्ट या इष्टतम घनत्व तक कम करने की आवश्यकता होती है। कोई भी सामान्य संघनन कचरे की मात्रा को 75% तक कम कर देती है। जिससे घनत्व कई गुना बढ़ जाता है तो संघनन के 100 kg जो होता है मिट्टी क्यूब, घनत्व में 400 kg मिट्टी क्यूब हो जाता है। नोट, संघनन अनुपात 1:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। घनत्व में परिवर्तन निपटान, मैला ढोने, गीला करने, सुखाने, संभालने आदि के कारण हो सकता है। जो चीज मैंने बताया है याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मॉइस्चर की। मॉइस्चर होती है नमी। It is the ratio of the water weight to the total weight of the waste. The moisture contained in solid waste is not more than 20%. यह पानी के वजन और कचरा के कुल वजन का अनुपात होता है। समझ में? ठोस कचरे में नमी की मात्रा 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी उसको ठोस कहेंगे। ठोस कचरा में, सॉलिड वेस्ट में 20% से अधिक का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक मॉइस्चर है, 25% भी है, तो फिर लिक्विड में चला जाएगा। आई बात समझ में? और मॉइस्चर कंटेंट का जो फॉर्मूला है वेट माइनस ड्राई वेट बाय वेट इनटू 100, ये मॉइस्चर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला है। गीला वजन माइनस सूखा वजन गुने 100 बट्टा गीला भाग, ये याद कर लेना। बात करते हैं साइज की, आकार की, कचरे का आकार की। द साइज ऑफ वेस्ट वेरीज फ्रॉम पार्टिकल साइज, स्मॉल साइज, मीडियम, लार्ज to hug. Size can be calculated by any of the following formulas. Size equal to length of the waste component in mm, or size equal to length in mm plus width in mm, or size equal to length in mm, width in mm plus height in mm by 3. ये फॉर्मूला है साइज निकालने का कचरे का। देखिए कचरे का आकार कण आकार, छोटे आकार, मध्यम आकार और बड़े से विशाल तक हो सकता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आकार की गणना इनमें से किसी भी सूत्र के द्वारा की जा सकती है और ये है आकार बराबर अपशिष्ट घटक की लंबाई मिलीमीटर में, या आकार मिलीमीटर में लंबाई प्लस मिलीमीटर में चौड़ाई, या आकार बराबर यानी साइज बराबर मिलीमीटर में लंबाई मिलीमीटर में चौड़ाई प्लस मिलीमीटर में ऊंचाई बाई 3। समझ में आया फॉर्मूला? अब बात करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की। सॉलिड वेस्ट कैन बी ओपेक लाइक ब्रिक्स, वुड्स, बैटरीज etc. ट्रांसल्यूसेंट लाइक टिश्यू, बटर, पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास और ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास एंड प्लास्टिक शीट्स। ऑप्टिकल संपत्ति का अर्थ है ठोस अपशिष्ट अपारदर्शी हो सकते हैं जैसे ईंट, लकड़ी, बैटरी इत्यादि, और कुछ पारभासी भी हो सकते हैं यानी कि जिसको आर पार देख सकते हैं जैसे उत्तक, बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, कांच और प्लास्टिक शीट, यह सब पारदर्शी भी हो सकते हैं। इसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। कचरे का दो तरह के हमने बताया, एक अपारदर्शी और दूसरा पारदर्शी। ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, चुंबकीय संपत्ति। सॉलिड वेस्ट विद metallic contents that have magnetic properties and can easily be separated by magnetic separators like batteries, iron rods etc. धात्विक सामग्री वाले ठोस अपशिष्ट जिनमें चुंबकीय गुण होते हैं और जिन्हें बैटरी, लोहे की सड़कों आदि जैसे चुंबकीय विभाजकों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। तो कुछ वेस्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण होते हैं, मैग्नेटिक क्वालिटी होता है, और ये होते हैं बैटरी, लोहा इत्यादि जो सड़क वगैरह करते हैं। तो इसको कलेक्ट करने के लिए चुंबकीय विभाजक, मैग्नेटिक सेपरेटर्स है ना, उसके द्वारा इसको अलग किया जाता है इन कचरों को। मानिए कचरा कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें बैटरी भी आ गया, लोहा का कण भी आ गया, चुंबक, तो उसको कैसे छांटेंगे? तो उसके लिए चुंबकीय मैग्नेटिक सेपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। कचरे में डालेंगे तो जो होगा वो ऑटोमेटिक चिपक जाएगा, फिर उसको अलग कर देंगे। कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये जानकारी होगी तभी तो आप कर पाएंगे। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। इसमें होती है कंबस्टिबिलिटी। ए सॉलिड वेस्ट विच हैज इग्निटेबिलिटी एज वन ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज इज कंबस्टिबल इन नेचर, दैट इज वेस्ट लाइक पेपर, लीव्स, मैच बॉक्स etc. सॉलिड वेस्ट दैट आर नॉन कंबस्टिबल इन नेचर आर ग्लास, सिरेमिक, मेटल, डस्ट एंड एश। ज्वलनशीलता एक ठोस अपशिष्ट जिसमें
इसके गुणों में से एक के रूप में ज्वलनशीलता होती है, प्रकृति में दानशील होता है। उदाहरण के लिए कागज, पत्ते, माचिस आदि जैसे अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट जो प्रकृति में गैर दहनशील होते हैं वे हैं कांच, चीनी मिट्टी, धातु, धूल और राख। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की गई है जिसमें ज्वलनशीलता होती है। जिस केमिकल प्रॉपर्टीज वाले कचरे में क्या होता है, ज्वलनशीलता होता है और यह इसका गुण है और प्रकृति में जलता भी है। ये क्या करता है, प्रतिक्रिया भी कर सकता है हवा के साथ। जैसे कुछ कागज हो गए, पत्ते हो गए, माचिस आदि जैसे अपशिष्ट है। ठोस अपशिष्ट जो प्रकृति में गैर दहनशील होता है, जो नहीं जलता है, वो होता है कांच, चीनी मिट्टी, धातु वगैरह, मेटल, धूल होता है, राख होता है इत्यादि। दोनों प्रॉपर्टीज आप जान चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा बड़ा टॉपिक है जिसमें हमने ज्वलनशीलता को पढ़ा है। अगला होता है कंटेंट्स, वोलेटिलिटी। कंटेंट्स में सामग्री बोलते हैं, वोलेटिलिटी अस्थिरता बोलते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज है कचरे का। कंटेंट्स में केमिकल कंटेंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्राई सॉलिड वेस्ट इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। मेटल्स में ऑल्सो बी प्रेजेंट इन सेम सॉलिड वेस्ट। कहा गया है कि जो कचरे होते हैं, ठोस कचरे, उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या कचरे के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें सूखे ठोस कचरे में रासायनिक सामग्री होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। कुछ ठोस कचरे में धातु भी मौजूद हो सकती है। बात करते हैं वोलेटिलिटी की और स्थिरता की। द प्रोपोर्शन ऑफ द वेस्ट विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर ड्यूरिंग combustion. In a typical municipal solid waste, the volatility rate range between 40% to 60%. यहाँ कहा गया है कि अपशिष्ट का वह भाग जो दहन के दौरान वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कचरे को जलाया गया तो उस समय में वो वेपर होकर वाष्प बनकर वो बदल जाता है। एक विशिष्ट नगर पालिका ठोस कचरे में जो इसका अस्थिरता दर है वेपराइजेशन के बाद वो 40 to 60% के बीच होती है। याद रखना है आपको। सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट की, देयर आर मेनी सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। द मोस्ट प्रोमिनेंट ones आर हाउसहोल्ड, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, म्युनिसिपल सर्विसेज, ट्रीटमेंट प्लांट साइट, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल। ठोस कचरे कई स्रोत हैं जिसमें प्रमुख है परिवार, व्यवसायिक, संस्थागत, निर्माण, विध्वंसक, नगर सेवाएं, उपचार संयंत्र स्थल, औद्योगिक, कृषि, जैव चिकित्सा इत्यादि। ये सब बताए हुए हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ यहाँ से, बस मैंने बता भी दिया है। ये आप पढ़ चुके हैं मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। इसमें सॉलिड वेस्ट कलेक्शन है, सेपरेशन है, सैनिटरी लैंडफिल है, इंसिनरेशन है, रिसाइकलिंग है, कंपोस्टिंग है और पायरोलाइसिस है। ओके, इसको ही आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये टॉपिक रह गया है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये लास्ट ही है, इसके बाद एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, यूनिट 1 और ज़्यादा बड़ा वीडियो भी अगर हो जाएगा तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।